नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सौरमंडल। आज हम लोग देखेंगे सौरमंडल में कौन कौन सी ग्रह हैं, तारे हैं और इसकी क्या खासियत है, विशेषताएं हैं, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लोग आगे इसको चर्चा करें। तो हम लोग आज का टॉपिक है सौरमंडल। यानी कि दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह जो है सौरमंडल का एक भाग है। सौरमंडल का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है ये आकाशगंगाओं का भाग है। यानी कि बहुत सारे सौरमंडल मिलके आकाशगंगाओं का निर्माण करती है। और जब बहुत सारे आकाशगंगाएं मिलती है, लाखों आकाशगंगाएं मिलती है, तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो हम लोग इतना देखें कि ग्रह सौरमंडल का एक हिस्सा होता है। सौरमंडल से मिलकर आकाशगंगाएं बनती है, आकाशगंगाएं से मिलकर ब्रह्मांड बनती है। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है, जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगाया गया कितना इसका विस्तार है, कितना दूरी है, इसके बारे में कुछ पूरा पता नहीं है। आकाशगंगा के बारे में बात करें तो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसका नाम है मंदाकिनी। और ये जो मंदाकिनी है, इसको जो सबसे पहले जिन्होंने देखा था उनका नाम है गैलीलियो। इन्होंने ही सबसे पहले मंदाकिनी को देखा था, यानी कि बोला जाए तो खोज किया था। और ये जो मंदाकिनी है इसका जो आकार है ये सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार का आने का तात्पर्य है कि इसका संरचना कुछ इस तरह से है, जिसका केंद्र में सूर्य है और बाकी ग्रह इधर। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि ग्रह से मिलकर सौरमंडल बनता है, सौरमंडल से मिलकर आकाशगंगाएं बनती है और आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब हम लोग को विस्तार से चर्चा करना है, क्योंकि हम लोग का हेडिंग है सौरमंडल। तो हम लोग को सबसे विस्तार से जिसके बारे में चर्चा करना है वो है सौरमंडल। हम लोग इसी में मेनली फोकस रहेंगे। तो आइए हम लोग सौरमंडल के बारे में पहले चर्चा करते हैं। सौरमंडल जो है ये हमारा जो सौरमंडल है ये सूर्य, पृथ्वी और जितने भी ग्रहों हैं, उसके बाद उल्कापिंडों और जो खगोलीय पिंड है, इन सब का एक परिवार है। इन सब से मिलकर सौरमंडल बना है, जिसमें जो हमारा सूर्य है, सूर्य एक तारा है। और इस सौरमंडल का जो संपूर्ण एनर्जी है, सौरमंडल जिससे चलता है, जहाँ से उसका ऊर्जा मिलती है, उसका मुख्य स्रोत है सूर्य। इसी से सारे ग्रहों को, बाकी सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, सबको एनर्जी की प्राप्ति सूर्य से होती है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य एक तारा है
और सौरमंडल में अभी तक हम लोग का टोटल 8 ग्रह ज्ञात है। पहले 9 था, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया और इसको बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। अब हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रह क्या है, तारा क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए आगे बात करते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड इस तरह के होते हैं जिसमें खगोलीय पिंड जिसमें ऊर्जा और ऊष्मा दोनों होती है। यानी कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसमें ऊर्जा और ऊष्मा दोनों होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हमारे जो तारे होते हैं इसमें ऊर्जा और ऊष्मा दोनों होती है। और कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसमें ऊर्जा और ऊष्मा दोनों नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए जो ग्रह होते हैं इसमें ना ऊर्जा होती है और ना ही ऊष्मा होती है। इनका जो ग्रहों का जो मेन सोर्स है ऊर्जा और ऊष्मा का, वो हमारा सूर्य है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सौरमंडल का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा ग्रह का पोजीशन कहाँ पर क्या है, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सौरमंडल का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचनाएं क्या है। तो सौरमंडल देखिए तो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, सन। हम लोग का सन जो है केंद्र में हम लोग का सूर्य है। उसके बाद अगर देखें तो बुध ग्रह मिलते हैं। उसके बाद अगर देखें तो शुक्र ग्रह, उसके बाद देखें तो पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह और बृहस्पति जो है, इस दोनों के बीच एक बेल्ट मिलता है, एक इस तरह का बेल्ट मिलता है। ये बेल्ट सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और ये बेल्ट क्या है, इसका नाम क्या है, इसमें क्या है, ये बेल्ट जो है इसका नाम है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है इसमें छोटे से लेकर बड़े आकार के आकाशीय पिंड मिलते हैं। और ये छोटे से जो बड़े आकार के आकाशीय पिंड होते हैं इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बारे में जाने कि इसमें छोटे से लेकर बहुत बड़े आकार के आकाशीय पिंड होते हैं, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारे इस तरह के आकाशीय पिंड उपलब्ध होते हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा और जिसको बोला जाए सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह का नाम है, उसका नाम है सेरेस। सेरेस एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला है। सबसे बड़ा भी है प्लस चमकीला।
इसमें ये दोनों खासियत है, ये सबसे बड़ा भी है क्षुद्र ग्रहों में और सबसे चमकीला भी है। तो हम लोग देखें कि सबसे पहले सन मिलता है, फिर बुध मिलता है, फिर शुक्र मिलता है, फिर पृथ्वी, आगे मंगल। इसके बाद जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसको हम लोग बृहस्पति के नाम से जानते हैं, बृहस्पति मिलता है। उसके बाद अगर आगे जाएं तो सेकंड लार्जेस्ट जो ग्रह है शनि मिलता है। उसके बाद अरुण, फिर वरुण। तो हम लोग देखें सबसे पहले सूर्य के निकट जो है सबसे नज़दीक है वो हो गया बुध, फिर शुक्र मिला, आगे जाके पृथ्वी, फिर आगे मंगल। उसके बाद हम लोग को क्षुद्र ग्रह बेल्ट मिलता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का एक इस तरह का उल्का पिंडों का बेल्ट मिलता है जिसका नाम है कुपर बेल्ट, कुपर बेल्ट। इसको कुपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। कुपर बेल्ट ये उल्का पिंड का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उल्का पिंडें पाई जाती है, उल्का पिंड पाई जाती है। अब हम लोग इसका आगे चर्चा करते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में जाने, कुपर बेल्ट के बारे में भी जाने, ग्रह का पोजीशन के बारे में भी जाने। अब देखते हैं कि इसके आगे के ये के बारे में। तो हम लोग का ये जो पहला 4 ग्रह है बुध से लेकर आपका पृथ्वी तक, ये चारों ग्रह को इनर प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं। और बृहस्पति से लेकर जो वरुण तक का है इसको हम लोग आउटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो आंतरिक ग्रह और इसको बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका और एक नाम है जो आंतरिक ग्रह है या इनर प्लैनेट से, उसको हम लोग पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और जो आउटर ग्रह है प्लैनेट्स है उसको जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगर देखा जाए ये जो इनर प्लैनेट्स है ये इनका जो सरफेस है वो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में इनका सरफेस मिलता है इन ग्रहों की। और अगर इधर देखें आउटर प्लैनेट में तो बृहस्पति और जो शनि है इसका जो सरफेस है या ये ग्रह जो है ये आपका गैसीय अवस्था में और अरुण और वरुण जो है ये आपका हिम अवस्था में, यानी कि हिम ग्रह के रूप में भी जानते हैं, गैसीय ग्रह या हिम ग्रह। तो हम लोग इतना जानिए, पहले जाने कि सूर्य के सबसे निकट बुध है, उससे दूरी में शुक्र है, उसके आगे जाएंगे पृथ्वी मिलेगा, फिर मंगल आएगा, उसके बाद हम लोग का क्षुद्र ग्रह बेल्ट मिलता है, फिर बृहस्पति आया, आगे जाके शनि मिला, इसका आगे बढ़ने पर वरुण मिल रहा है और फिर अरुण, फिर वरुण, और जाके लास्ट में सबसे कुपर बेल्ट मिल रहा है। और इनर प्लैनेट के बारे में भी जाने, आउटर प्लैनेट के बारे में भी हम लोग जाने, जोवियन ग्रह किसको बोलते हैं और पार्थिव ग्रह किसको बोलते हैं। अब हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट आप जोड़ ले सकते हैं, ये जो इसका जो सरफेस है ये नॉन सॉलिड सरफेस, यानी कि इनका जो सतह है
वो सॉलिड का बना हुआ नहीं है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि प्रत्येक ग्रह के बारे में एक एक करके देखते हैं कि किस ग्रह की क्या विशेषताएं हैं और किसके बारे में क्या क्या पदार्थ वगैरह क्या क्या मिलती है, कौन कौन सा तत्व मिलते हैं किस ग्रह में, बाकी सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सौरमंडल का मेन बोला जाए, जो सारे सौरमंडल को संचालित, जिसकी ऊर्जा से संचालित होता है, वो है हम लोग का सूरज। ये सौरमंडल का मुखिया या प्रधान भी इसको बोला जाता है, सूरज। सूरज में अगर हम लोग देखें, इसमें एक अभिक्रिया चलते रहता है हमेशा, जिसके कारण ही इसमें इतना ऊर्जा है, एनर्जी है। वो अभिक्रिया का, उस अभिक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि सूरज का जो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सूरज में हमेशा नाभिकीय संलयन की घटनाएं होती रहती है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम और एनर्जी उत्पन्न करता है। इसमें इसका सूरज का तापमान इतना होता है, इसका केंद्र में अगर देखा जाए तापमान तो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसका केंद्र का तापमान होता है। और इसका सारा एनर्जी के सोर्स जो है इस रिएक्शन के द्वारा ही, नाभिकीय संलयन की जो घटनाएं होती है, इसके कारण ही इसको इतना एनर्जी मिलता है। अब हम लोग अगर देखें, इसमें सूरज में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन लगभग 70 या 73% अप्रोक्सीमेट, कहीं कहीं 70 भी लिखा हुआ रहता है। हाइड्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर में अगर देखें तो हम लोग का हीलियम पाया जाता है। हीलियम ये लगभग 24% अप्रोक्सीमेट 24% पाया जाता है, यानी कि सूर्य में। और फिर ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन जो सबसे मेन जिसकी मात्रा ज़्यादा है जिस तत्वों की, एलिमेंट्स की, वो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की है। अब हम लोग इसके आगे जानते हैं कि ये जो सूर्य है ये अपना चक्कर लगाता है, फिर ये सौरमंडल का भी परिक्रमण करता है। तो ये जो अपना घूर्णन करता है, इसको घूर्णन करने में 25 दिन का समय लगता है। यानी कि पृथ्वी में 25 दिन, पृथ्वी का जो 25 दिन होता है, उसमें ये एक घूर्णन अपना कंप्लीट करता है। और इसका परिक्रमण अवधि अगर देखा जाए तो ये हो जाता है हम लोग का 25 करोड़ वर्ष। सौरमंडल का एक चक्कर लगाना में इसको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। देखिए यहाँ पर घूर्णन है और परिक्रमण है। घूर्णन का मतलब होता है कि किसी पिंड का अपने चारों तरफ घूमना इस तरह से। और परिक्रमण का तात्पर्य है कि एक जो कक्ष है, ऑर्बिट है, उसमें घूमना। ऑर्बिट में जो घूमता है उसका हम लोग परिक्रमण बोलते हैं। और घूर्णन जब अपना ही, जैसे पृथ्वी अपना घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, इसी तरह से सूर्य जो है 25 दिन में अपना घूर्णन कंप्लीट करता है। सूर्य की जो किरणें होती है, हम लोग जानते हैं कि सभी ग्रहों को मिलता है, वही हम लोग एनर्जी का मेन सोर्स है। तो सूर्य से पृथ्वी तक इसकी किरणें आने में, सूर्य से अगर देखा जाए कि यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, तो लगभग 8 मिनट
20 सेकेंड, कहीं कहीं 8 मिनट 2 सेकेंड 3 सेकेंड इस तरह से दिया हुआ है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड हम लोग मान के चलते हैं। आगे देखते हैं कि सूर्य की संरचना, इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या है। सूर्य जो है टोटल 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि इसके जो परत हैं उसको 6 भागों में हम लोग विभाजित किया हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा। यहाँ तक आने में 8 मिनट का समय लगता है सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में। सूर्य जो है हम लोग को 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है केंद्र है, दूसरा जो है विकिरण क्षेत्र है, तीसरा जो है संवहनीय क्षेत्र है, चौथा जो है प्रकाश मंडल है, और पांचवा जो है क्रायोस्फीयर है, और जो सबसे लास्ट है उसका नाम है करोना। तो हम लोग कौन कौन सा 6 के बारे में बात किए। पहला केंद्र हो जाता है, फिर विकिरण क्षेत्र, तीसरा संवहनीय क्षेत्र, चौथा प्रकाश मंडल और पांचवा क्रायोस्फीयर। अब हम लोग सूर्य के बारे में इतना कुछ जानकारी ले लिए। अब हम लोग अगले नेक्स्ट ग्रह के बारे में बात करते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट ग्रह है वो हम लोग का बुध के बारे में बात करेंगे। बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है इसकी, इसके सारे एक साथ चर्चा कर लेंगे। तो हम लोग देखिए सबसे पहले सूर्य के बारे में। सन, ये सन है, और इसके जो सबसे सामने ग्रह है बुध, इसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं, बुध। तो आइए हम लोग बुध के बारे में बात करते हैं, यानी कि मरकरी। मरकरी के बारे में, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक और सबसे छोटा है। सबसे नज़दीक का ग्रह सूर्य का बुध है, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। बुध के बारे में दूसरा बात यह है कि इसका कोई वायुमंडल नहीं है, बुध का वायुमंडल नहीं है, यानी कि इसमें वायुमंडल का अभाव है। इसमें वायुमंडल का अभाव है। इसका जो कक्षीय गति होता है, कक्षीय गति वो सर्वाधिक है। कक्षीय गति क्या है? सर्वाधिक, जो माना जाता है 48 या कहीं कहीं 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये अपना कक्षा में गति करता है। ये जो बुध का कक्षा है इसमें ये 48 से 50 किलोमीटर पर सेकंड की गति से गति करता है। और सूर्य के सबसे निकट बुध है, तो स्वाभाविक सा बात है कि बुध में जो बुध ग्रह का जो ये है टेम्परेचर है, तापमान है, ये सर्वाधिक है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे सामने है और इसका टेम्परेचर सर्वाधिक होने के कारण, और इसमें वायुमंडल भी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि दिन के समय ये होता है अत्यधिक गर्मी, और जो रात के समय वायुमंडल नहीं है तो विकिरण यहाँ से आके वायुमंडल के द्वारा रोकी नहीं जाती है, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं, इसीलिए डायरेक्ट अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण रातें जो होती है, रातों में बर्फीले तूफानें चलती हैं। रात को बर्फीले तूफान और दिन में अत्यधिक
गर्मी होती है। अब हम लोग बुध के बारे में देखें कि ये बुध के बारे में जो मेन चीज़ देखें, सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, वायुमंडल का इसमें अभाव है, इसका कक्षा गति सर्वाधिक है, इसका टेम्परेचर सर्वाधिक होता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है, और इसमें वायुमंडल का अभाव है, इसीलिए दिन के समय अत्यधिक गर्मी होता है। क्योंकि जैसे हम लोग पृथ्वी में का जो वायुमंडल है वो सूर्य के जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज है उसको रोक देती है, और जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है उसी को भेजती है। इस तरह से इसमें कुछ नहीं होने के कारण, वायुमंडल का अभाव होने के कारण ये किरणें आती है और दिन के समय अत्यधिक गर्मी करता है, तथा रात को जो विकिरणें निकलती है उसको रोकने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण रात को अत्यधिक ठंडी पड़ती है, इतना ठंडी पड़ जाती है कि रात को बर्फीले तूफानें चलने लगती है। अब हम लोग सौरमंडल के नेक्स्ट ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। सौरमंडल का हम लोग का अगला जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। शुक्र का हम लोग इंग्लिश में वेनस भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सन के बारे में देखें, फिर हम लोग मरकरी यानी कि बुध के बारे में देखें, अब हम लोग वेनस यानी कि शुक्र के बारे में देखेंगे। शुक्र, वेनस, इंग्लिश में इसको वेनस कहा जाता है। वेनस ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। वेनस ग्रह के बारे में है कि ये जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है, यानी कि सूर्य पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो आपका वीनस ग्रह है, यानी कि शुक्र ग्रह है। और ये सूर्य और चंद्रमा के बाद सूर्य और चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, यानी कि इसमें जो चमक है वो सूर्य और चंद्रमा के बाद सर्वाधिक है। शुक्र के ग्रह के बारे में अगला बात यह है कि जब हम लोग इसको अंतरिक्ष से देखते हैं, शुक्र के बारे में जो अगला विशेषता है, इसको सांझ का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो शाम के समय ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह के समय ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है। सुबह के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसीलिए इसको भोर का तारा कहा जाता है, और शाम के समय पश्चिम में दिखाई देता है, इसीलिए इसको सांझ के तारा के नाम से भी हम लोग जाना जाता है। शुक्र के बारे में अगला कहा जाता है कि ये पृथ्वी का जुड़वा बहन है, पृथ्वी का जुड़वा बहन है। पृथ्वी का जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका आकार, संरचना, व्यास, उसके बाद आपका ये सब जो है पृथ्वी से मिलता जुलता है, जिसके कारण ही इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। और शुक्र के बारे में एक खास बात कि जितने भी ग्रह हैं, तारे और सूर्य वगैरह है, वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करता है, लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसा ग्रह है जिसका गति जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। इस बात को ध्यान रखिए कि इसका जो गति है ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होता है, शुक्र का और आपका अरुण का। ये दो ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिसका गति जो है हम लोग का पूर्व से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। बाकी इसको छोड़ के जितना भी ग्रह हैं, सूर्य है, उसका जो गति है वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगला अगर इसके बारे में हम लोग देखें, इसका वायुमंडल जो है उसमें वायुमंडल में इसका कार्बन डाइऑक्साइड, किसका? वायुमंडल में CO2 का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का
अधिकता होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका वायुमंडल में ज़्यादा मिलता है। तो शुक्र का ग्रह के बारे में हम लोग सबसे जो मेन चीज़ देखें कि ये पृथ्वी का सबसे निकट है, सूर्य और चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला है, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, और इसका जो गति है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर इसका गति होता है, और इसका जो वायुमंडल होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सूर्य के बारे में देखिए, फिर हम लोग सूर्य के बाद हम लोग बुध के बारे में देखिए, फिर हम लोग शुक्र के बारे में देखें। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी की क्या क्या, पृथ्वी जो ग्रह है उसको क्या क्या खास विशेषताएं हैं इस ग्रह के बारे में। तो हम लोग देखें, शुक्र देखें, उसके बाद बुध देखें, बुध देखें, शुक्र देखें, फिर हम लोग अब पृथ्वी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पृथ्वी जो है ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, यानी कि जितना भी 8 ग्रह है उसमें से एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है। इसका आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि साइज के हिसाब से देखें तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें जो है 70% तक जल है। पृथ्वी हम लोग जानते हैं कि 70% जल है, बाकी स्थल है। तो 70% जल होने के कारण इसको जलीय ग्रह, जलीय या जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जल ग्रह या जलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी में जल की अधिकता के कारण इसको जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, जिसके कारण ही इसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का जो अपना घूर्णन काल है, मतलब पृथ्वी अपने आप को जो एक चक्कर लगाती है, अपना चक्कर मतलब खुद का, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है लेकिन वो अपना घूर्णन करती है। तो अपना घूर्णन में इसको जो समय लगता है वो आपका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 56 मिनट और आपका 4 सेकंड 4 सेकंड का समय लेती है। और पृथ्वी भी अपना परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण करती है, इसको परिक्रमण जो अवधि है, यानी कि अपना कक्ष में जो ये सूर्य इस तरह से चारों तरफ परिक्रमण करती है, इसमें इसको जो समय लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और आपका लगभग अप्रोक्सीमेट 46 सेकंड का समय लेती है। और इसका जो ग्रह है, इसका एकमात्र ग्रह जो है वो आपका चंद्रमा है। और हम लोग अगर देखें कि बुध का कोई ग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई ग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक ग्रह है जो हम लोग का चंद्रमा है। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग सबसे मेन चीज़ क्या जाने कि ये इसका एकमात्र ग्रह चंद्रमा है, इसमें एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन संभव है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, 70% जल है, जिस कारण इसको जलीय ग्रह। अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला लगता है क्योंकि जल 70% एरिया में है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह। और घूर्णन अवधि इसका जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड और परिक्रमण अवधि 365 दिन 5 घंटा 4 सेकंड का लगता है। अब हम लोग इसका आगे के ग्रह के बारे में बात करते हैं। हम लोग का आगे का जो ग्रह है वो हम लोग का मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं कि मंगल ग्रह के क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में। तो मंगल ग्रह पृथ्वी का जो ग्रह आती है उसका नाम है मंगल, जिसको हम लोग मार्स भी बोलते हैं, मार्स। तो मंगल के बारे में चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह जो है इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यहाँ का जो मृदा है वो लाल होता है, जिसके कारण इसे हम लोग
लाल ग्रह, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगभग मैक्सिमम 95% आसपास इसका जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो सौरमंडल, संपूर्ण सौरमंडल में सबसे बड़ा, सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी आती है, वो आपका मंगल ग्रह पे रहते हैं। और सौरमंडल में जो सबसे बड़ा पर्वत है, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत, वो भी आपका मंगल ग्रह पे है। तो जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और जो सबसे बड़ा पर्वत है सौरमंडल का उसका नाम है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। इसका ऊंचाई के बारे में बोला जाता है कि ये जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ये 3 गुना ज़्यादा बड़े आकार का है। तो मंगल ग्रह के बारे में हम लोग देखें कि इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है और इसमें सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स और सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया भी यहीं पर मौजूद है। अब हम लोग आगे के ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। आगे हम लोग इसके बाद देखें कि हायरार्की में अगर हम लोग देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद हम लोग का ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट मिलता है, फिर हम लोग का बृहस्पति, तो हम लोग अब बृहस्पति के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग जुपिटर भी बोलते हैं। जुपिटर के बारे में अब चर्चा करते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल में जितना भी 8 ग्रह है उसमें से सबसे बड़ा है, प्लस ये सबसे भारी है, सबसे भारी ग्रह है, सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है। और इसका खोज जो है वो गैलीलियो, यानी कि जो सबसे पहले दिखा था, गैलीलियो ने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। इसके बारे में जो अगला बात है कि ये सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका हम लोग नाम है गैनीमीड, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो बृहस्पति में ही पाया जाता है। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स। और इसको तारा सदिश ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तारा सदिश ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग इसके बारे में देखें कि मेन क्या पॉइंट है, सबसे बड़ा है, सबसे भारी है। गैलीलियो ने सबसे पहले देखा है। गैनीमेड जो है इसका पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है और ये तारा सदृश ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसका आगे हम लोग को मिलेगा बृहस्पति के बाद शनि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको हम लोग सैटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो शनि के बारे में सबसे पहला बात है कि ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि साइज में ये सबसे
दूसरा नंबर पर आता है। इसका वायुमंडल जो है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, इसका जो वायुमंडल है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया etc पाया जाता है, जिसके कारण ही इसको गैसों का गोला कहा जाता है। तो शनि में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, जिसके कारण इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। और इसका और एक नाम है, इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। इसको जो फर्स्ट टाइम देखा था वो गैलीलियो महाशय थे। गैलीलियो ने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। तो इसके बारे मेरे में सब मेन जो पॉइंट है, सेकेंड लार्जेस्ट है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया की अधिकता के कारण इसको गैसों का गोला कहा जाता है। बहुत सारे गैस मिलते हैं जिस कारण इसको पीला ग्रह और सबसे पहले जो देखा था गैलीलियो ने देखा था। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। शनि के आगे हम लोग देखें, बुध के बाद यहाँ पर शनि है, शनि के बाद हम लोग का अरुण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अरुण जो है ये तीसरा सबसे बड़ा है, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें CH4 यानी कि मीथेन की अधिकता के कारण ये जो ग्रह है ये नीले हरे रंग की दिखता है, नीले हरे रंग का दिखता है। इसका जो अक्षीय झुकाव है, यानी कि अपने अक्ष पर झुका हुआ जो है, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस तरह से इसका जो झुकाव है वो मैक्सिमम है, सर्वाधिक है, जिसके कारण ही इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका कक्षीय झुकाव ग्रहों में सबसे अधिक है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में एक जो खास बात है, इसका गति जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। हम लोग इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा किए थे कि अरुण और शुक्र दो ऐसा ग्रह है जिसका जो गति है पूर्व से पश्चिम होता है। इसके अलावा जितने सन है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, और जितने क्षुद्र ग्रह हैं, ये जुपिटर बेल्ट वाले जितने भी खगोलीय पिंड है, सभी का गति क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, एक्सेप्शन अरुण और शुक्र को छोड़कर। अब हम लोग इसके अगले जो ग्रह है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अरुण के बारे में जो मेन पॉइंट है कि ये थर्ड लार्जेस्ट है, इसे नीले हरे रंग का दिखता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस के अधिकता के कारण, और इसका अक्षीय झुकाव ज़्यादा होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका गति होता है। अब हम लोग अगला ग्रह के बारे में बात करते हैं। अगला ग्रह जो हम लोग का है वो है वरुण। वरुण जो है ये चौथा सबसे बड़ा है, फोर्थ लार्जेस्ट है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है वरुण। और वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है, तो वरुण के बारे में 2 पॉइंट क्या कि पहला ये चौथा लार्जेस्ट ग्रह है और ये सबसे ठंडा ग्रह है। तो हम लोग ये जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं उसके बारे में चर्चा कर लिए। अब हम लोग एक खास ग्रह के बारे में बात करेंगे जो हम लोग का, जिसे हम लोग 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उन्होंने 2006 में बोला कि ये ग्रह की परिभाषा में नहीं आता है, जिसके कारण इसको ग्रह की सूची से निकालकर बोने ग्रह की सूची में डाल दिया। तो हम लोग को प्लूटो को 2006 में इसको सूची से निकाल दिया गया अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा, और इसका जो खोज किया था क्लाइड टॉम्बेक नामक
व्यक्ति ने, क्लाइड टाम्बेक नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था और इसको 2006 में बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। डालने के पीछे रीज़न यही था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उनके परिभाषा के अनुसार ये ठीक से नहीं ये कर पा रहा था, जिसके कारण इसको सूची से निकाल दिया गया। तो दोस्तों आज हम लोग देखे सौरमंडल के सभी तारक ग्रह के बारे में, और जितना भी पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण लगा उतना सारा कवर किया गया जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और निश्चित है कि ये आपका एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा, और इससे भी अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।